चलिए आज राष्ट्रीय राजनीति की बड़ी बड़ी बहसों से थोड़ा दूर चलते हैं और जमीन पर उतरते हैं। हम एक विधानसभा क्षेत्र की धड़कन को महसूस करेंगे। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के रसड़ा की। 2022 के चुनाव में यहाँ जो हुआ वो सिर्फ एक पार्टी की हार या दूसरी की जीत नहीं है। नहीं, ये चुनावी रणनीति का एक जीता जागता सबक है जो हमें सिखाता है कि जमीन पर चुनाव लड़े कैसे जाते हैं और उससे भी जरूरी जीते कैसे जाते हैं। ये भरोसे के बनने और टूटने का एक गहरा विश्लेषण है। 6000 वोट। बड़ी बड़ी चुनावी लड़ाइयों में ये संख्या शायद बहुत छोटी लगे, लेकिन रसड़ा में ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था। ये जीत और हार के बीच की एक गहरी खाई थी। इन्हीं 6000 वोटों में वो कहानी छिपी है कि क्या गलत हुआ, और इन्हीं में भविष्य का वो नक्शा है कि आगे क्या करना होगा। हर एक वोट एक परिवार की उम्मीद है, एक किसान की चिंता है, एक नौजवान की एस्पिरेशन है। आज हम इन्हीं आवाजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो हम इस पड़ताल को कैसे आगे बढ़ाएंगे, ये रहा हमारा नक्शा। सबसे पहले हम इस करीबी हार की चीर-फाड़ करेंगे, फिर हम रसड़ा की मिट्टी और वहाँ के लोगों को समझेंगे। इसके बाद आंकड़ों में छिपे पुराने पैटर्न को खोजेंगे, फिर एक आदर्श संदेशवाहक यानी उम्मीदवार की रूपरेखा तैयार करेंगे। इसके बाद वापसी के लिए एक ठोस ब्लूप्रिंट पर बात होगी और आखिर में हम देखेंगे कि वोटों को भरोसेमंद शासन में कैसे बदला जाता है। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, 2022 के जनादेश का विश्लेषण। ये समझना बहुत जरूरी है कि उस दिन वोटिंग मशीनों में आखिर क्या फैसला कैद हुआ और वो इतना करीबी क्यों था। तो ये हैं आखिरी नतीजे। बीजेपी के उम्मीदवार महेंद्र को मिले 36.55% वोट, जबकि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को मिले 33.82%। जीत का अंतर सिर्फ 2.73%, यानी वही लगभग 6000 वोट। ये कोई बड़ी लहर नहीं थी, ये एक कांटे की टक्कर थी जो शायद आखिरी कुछ बूथों पर तय हुई। ये दिखाता है कि हर एक वोट कितना मायने रखता है और कुछ 100 वोटों का स्विंग भी नतीजों को पूरी तरह से पलट सकता था। अब आंकड़ों से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि राजनीति हवा में नहीं होती, वो लोगों की जिंदगी से, उनकी जमीन से उपजती है। किसी भी चुनाव को समझने के लिए वहां के वोटरों और उनके सामाजिक आर्थिक ताने बाने को समझना सबसे जरूरी है। तो रसड़ा के लोग कौन हैं, वो क्या करते हैं, उनकी असली चुनौतियां क्या हैं? 2022 में रसड़ा में लगभग 3,12,000 मतदाता थे। सोचिए जरा, ये संख्या इस लोकतंत्र की विशालता को और किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि की जिम्मेदारी के पैमाने को दर्शाती है। यहाँ हर एक व्यक्ति की अपनी कहानी है, अपनी उम्मीदें हैं, अपनी शिकायतें हैं, जो सब मिलकर एक चुनावी नतीजा तय करती हैं। अब जरा यहाँ के सामाजिक समीकरण को समझिए। मुस्लिम 19%, यादव 15%, दलित 18% और राजभर समुदाय करीबन 10% हैं। लेकिन ये सिर्फ प्रतिशत नहीं है, ये वो समुदाय हैं जिनकी अपनी खास आकांक्षाएं हैं, अपनी शिकायतें हैं और अपना एक राजनीतिक रुझान होता है। और राजनीति इन्हीं समीकरणों को साधने का नाम है। लोगों की जिंदगी चलते कैसे है? रसड़ा मुख्य रूप से एक धान का इलाका है, जहां किसान आज भी सिंचाई की समस्याओं से जूझते हैं। नहर में पानी कब आएगा, ये उनकी फसल और साल भर की कमाई तय करता है। शहर में छोटे व्यापारी हैं जो जीएसटी की उलझनों और मंदे बाजार से परेशान हैं। और हर आम नागरिक की तरह यहाँ भी टूटी सड़कों को बनवाने और बिना कटौती की बिजली पाने की एक बुनियादी चाहत है। राजनीतिक भावनाएं इन्हीं रोजमर्रा की जरूरतों से जन्म लेती हैं। अच्छा, तो अब थोड़ा पीछे चलते हैं इतिहास में। पिछले 7 चुनावों का एक फोरेंसिक विश्लेषण हमें बताएगा कि रसड़ा का राजनीतिक व्यवहार कैसा रहा है। कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता नहीं, लेकिन वो सुराग जरूर छोड़ता है। हम उन्हीं सुरागों को ढूंढ रहे हैं। इस टाइमलाइन को ध्यान से देखें। सालों तक सत्ता कभी बसपा तो कभी सपा के बीच घूमती रही, एक तय पैटर्न जैसा था। लेकिन 2017 और फिर 2022 में बीजेपी ने लगातार 2 बार जीत हासिल की। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये इस बात का संकेत है कि पुराने समीकरण अब टूट रहे हैं और एक नई राजनीतिक हकीकत उभर रही है। सवाल यह है कि इस बदलाव की वजह क्या थी? और इस क्यों का जवाब वो इस चार्ट में छिपा है। 2022 की हार की सबसे बड़ी वजह, कुल मतदान प्रतिशत तो लगभग बराबर रहा, लेकिन असली कहानी बूथों के अंदर की है। समाजवादी पार्टी के जो पारंपरिक गढ़ थे, जो कोर बूथ थे, वहां मतदान में लगभग 18% की भारी गिरावट देखी गई। इसका मतलब साफ है, समर्थक शायद नाराज नहीं थे, लेकिन उनमें वो उत्साह नहीं था जो उन्हें बूथ तक खींच लाता।
ये उदासीनता या कहें कि उम्मीद की कमी अक्सर हार की सबसे बड़ी वजह बनती है। और देखिए, यहीं पर लोकतंत्र की एक बहुत ही बुनियादी बात सामने आती है। जब वोटर घर बैठ जाता है तो उसकी आवाज अनसुनी है जाती है। हमारे लोकतंत्र की नींव सूचित भागीदारी पर टिकी है, जहां हर नागरिक की गरिमा का सम्मान होता है। एक वोट जो नहीं डाला गया, वो सिर्फ एक नंबर कम नहीं होता, वो एक आवाज है जो खामोश कर दी गई। तो 2022 में रणनीतिक तौर पर क्या हुआ? एक तरफ बीजेपी ने जातियों से परे एक गठबंधन बनाने में कामयाबी हासिल की। उन्होंने राजभर समुदाय को सफलतापूर्वक अपने साथ जोड़ा और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों तक अपनी बात पहुंचाई। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का वोट बैंक तो स्थिर रहा, लेकिन वो अपने उदासीन वोटरों को बूथ तक नहीं ला पाए। और सबसे जरूरी, वो डिजिटल माध्यमों से युवा वोटरों तक अपनी बात पहुंचाने में पूरी तरह नाकाम रहे। तो क्या ये सिर्फ बाहरी वजहें थीं? सवाल ये उठता है कि अभियान के अंदर संगठन के स्तर पर क्या प्रणालीगत कमजोरियां थीं? इस विश्लेषण के लिए हम चतुर्मुख सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं। पहला, चुनावी ताकत यानी उम्मीदवार की अपील, जो मध्यम थी। दूसरा, संगठनात्मक ताकत यानी बूथ का नेटवर्क, जो कम था। तीसरा, नैरेटिव यानी आपकी कहानी, जो मध्यम थी। और चौथा, संसाधन, जो भरपूर थे। लेकिन सबसे चिंताजनक बात यह थी कि 40% बूथों पर संगठन लगभग निष्क्रिय था। मतलब जहां जमीनी लड़ाई सबसे जरूरी थी, वहां सेना ही मौजूद नहीं थी। तो ठीक है, हमने समस्या को समझ लिया। अब समाधान की बात करते हैं। किसी भी वापसी का सबसे अहम हिस्सा होता है एक सही संदेशवाहक, यानी एक सही उम्मीदवार। डेटा हमें बताता है कि 2027 में जीत के लिए रसड़ा को कैसा चेहरा चाहिए। डेटा एक बहुत ही स्पष्ट उम्मीदवार की रूपरेखा तैयार करता है। एक महिला या एक युवा पुरुष, ताकि बदलाव का संकेत मिले, जो पार्टी के मुख्य वोट बैंक से आता हो, यादव, मुस्लिम या दलित समुदाय से, ताकि कोर वोटर उत्साहित हों, जिसका अतीत बेदाग हो, क्योंकि भरोसा सबसे बड़ी पूंजी है। और सबसे जरूरी, जिसका जमीन से गहरा जुड़ाव हो, जिसे ब्लॉक स्तर पर लोग जानते और मानते हों। एक सर्वजन सेवक या नारी शक्ति योद्धा की छवि। सही संदेशवाहक को अब चाहिए सही संदेश और एक अचूक योजना। ये है वापसी का ब्लूप्रिंट, एक ऐसी रणनीति जो लोगों की शिकायतों पर आधारित हो और जीत के लिए 90 दिनों की एक सीढ़ी तैयार करे। अभियान का नैरेटिव बड़े बड़े राष्ट्रीय मुद्दों पर नहीं, बल्कि हाइपर लोकल यानी गली मोहल्ले की समस्याओं पर केंद्रित होना चाहिए। रसड़ा रतनपुरा की टूटी हुई सड़क, दलित बस्तियों में अनियमित बिजली, मुस्लिम इलाकों में पुलिस की मनमानी और पूर्वी खेतों तक सिंचाई के पानी की कमी, ये वो मुद्दे हैं जो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को सीधे प्रभावित करते हैं। इन्हीं पर एक केंद्रित अभियान चलाना होगा। और ये है उस अभियान का पूरा ऑपरेशनल प्लान। चुनाव से 90 दिन पहले उम्मीदवार की घोषणा और ब्लॉक सभाएं, ताकि जमीन पर माहौल बने। 60 दिन पहले व्हाट्सएप ग्रुप्स को सक्रिय करना और शिकायत पोस्टकार्ड अभियान, ताकि लोगों से सीधा जुड़ाव हो। 30 दिन पहले स्थानीय मुद्दों पर इंस्टाग्राम रील्स, ताकि युवा जुड़ें। और आखिरी हफ्ते में हर वोटर तक पर्ची पहुंचाना, ताकि 2022 वाली गलती न दोहराई जाए। ये अनुशासन और आधुनिक तकनीक का संगम है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। इस डिजिटल अभियान को भरोसे की नींव पर बनाना होगा। इसका मतलब है मतदाता की निजता का सम्मान करना। भारत का नया डेटा प्रोटेक्शन कानून, जिसे डीपीडीपी कहते हैं, इसी बात पर जोर देता है कि किसी की भी जानकारी उनकी साफ सहमति के बिना इस्तेमाल नहीं की जा सकती। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल संपर्क साधने के लिए हो, भरोसा तोड़ने के लिए नहीं। देखिए, चुनाव जीतना मंजिल नहीं है, ये तो बस सफर की शुरुआत है। एक सफल अभियान वो है जो चुनाव जीतने को प्रभावी शासन का एक पुल बना दे। जो वादे किए जाएं, उन्हें पूरा करने का एक ठोस और पारदर्शी रोडमैप होना चाहिए। जो समस्याएं अभियान में उठाएं, वही सरकार बनने के पहले 100 दिनों की प्राथमिकता बने। बिजली, पुलिसिंग और सिंचाई पर केंद्रित एक स्थानीय घोषणा पत्र, युवाओं और किसानों के साथ नियमित टाउन हॉल, समारोहों से ज्यादा सर्विस डिलीवरी पर ध्यान। इसी तरह मतदाताओं का भरोसा जीता और कायम रखा जा सकता है, चुनाव दर चुनाव। और आखिर में पूरी बात एमजीआर के इस एक सच पर आकर टिक जाती है। आप भीड़ खरीद सकते हैं, शोर किराए पर ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको जीत चाहिए तो विश्वास अर्जित करना होगा। राजनीति को लेन देन से ऊपर उठकर जनता के साथ भरोसे का रिश्ता बनाना होगा। रसड़ा की कहानी हमें यही सिखाती है। रसड़ा की ये कहानी सिर्फ एक सीट की नहीं है, ये एक सिद्धांत है, एक रास्ता है।
अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।